Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं जावेद फारूकी, एक्सपर्ट ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल एंड जनरल स्टडीज़। एक बार फिर से दोस्तों आप लोगों का अनअकैडमी के यूट्यूब सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बगैर कोई दोस्तों इधर उधर की बात किए हुए सीधी बात हम लोग यहां पे शुरू करेंगे। तो जो तो यूपीएससी की तैयारी में हिस्ट्री जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, और जहां से हर एक साल आपके एग्ज़ाम के हर एक चरण में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि पीटी, मेंस और इंटरव्यू में दोस्तों काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके एग्ज़ाम के हर एक चरण की तैयारी को ध्यान में रख करके आज का ये सेशन आपके कंप्लीट इतिहास की तैयारी की स्ट्रैटेजी पर फोकस्ड है। यानी कि हम लोग आज के सेशन में पूरी तरीके से इतिहास सामान्य की तैयारी की समग्र रणनीति पर बात करेंगे। ये रणनीति दोस्तों आगामी जो आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, यानी कि 2024 और 25 के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आने वाले दिनों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम लोग बात फोकस कर रहे हैं कि जो 2024 और 25 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में इतिहास की तैयारी को लेकर के हमारी क्या सटीक रणनीति हो, इस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो चलिए बगैर कोई देर के हुए क्लास शुरू करते हैं। क्लास की शुरुआत थोड़ा सा दोस्तों मैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ करूँगा, चूँकि एक बार हमारा आपका इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये मेरा नाम है जावेद फारूकी। ये मेरी अनअकैडमी पर पोजीशन। आई एम वन ऑफ द मास्टर्स एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी, 11 years of teaching experience with India's leading and renowned institute and performed 200 plus selections। पिछले 11 वर्षों से दोस्तों लगातार सिविल सेवा के क्षेत्र में मार्गदर्शन दे रहा हूँ, और लगभग 200 से भी अधिक सफल छात्रों की सफलता में मेरा व्यक्तिगत तौर पर थोड़ा या ज़्यादा योगदान है दोस्तों। जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ आपके सामने है। आई एम एक्सपर्ट ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल, हिस्ट्री फॉर जनरल स्टडीज़, सोशल इशू, सोशल जस्टिस एंड करेंट अफेयर्स। दिस इज़ द माई रेफरल कोड। दोस्तों ये मेरा रेफरल कोड है फारूकी सर 10। इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज ही इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, और देश के किसी भी कोने में बैठे हुए आप अपने आईएएस बनने का सपना हमारे साथ मिलकर के पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। एक बार टॉपिक के इंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि आज हम लोग किस पहलू पर बात करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि हम लोग यूपीएससी एग्ज़ाम में आपके जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उसमें इतिहास सब्जेक्ट की दोस्तों कैसे तैयारी की जाए, इस बात पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि कोई भी विषय हो या कोई भी टॉपिक हो, जब उसको हम एक कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं उस टॉपिक की, यानी कि जब हम यूपीएससी के लिए या फिर किसी और कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो वो तैयारी एक ख़ास स्ट्रेटजी की डिमांड करती है। वैसे तो इतिहास पढ़ने का लिए तो पूरी ज़िंदगी छोटी पड़ जाती है। मैं आपको बताऊं कि दोस्तों जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं, मानविकी के जो विषय हैं, उन विषयों को अगर आप पूरा जीवन पढ़ें तो भी दोस्तों कम पड़ जाएगा। और कई सारे लोग अपने पूरे जीवन उसका अध्ययन करते भी हैं। खासकर एकेडमिक लेवल पे जो लोग अध्ययन करते हैं, वो लोग एक पूरे जीवन भर दोस्तों उसका जो है अध्ययन करते रहते हैं। क्या सवाल इस बात का है कि हमें इस सब्जेक्ट की तैयारी भी उसी स्तर से करनी चाहिए, या क्या यूपीएससी में इसी तरीके के स्तर की डिमांड है कि हम इस सब्जेक्ट को बहुत डेप्थ लेवल पे पढ़ें। अब महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि जब हम यूपीएससी के लिए इतिहास को तैयार करें, तो यूपीएससी इतिहास या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए एक सटीक रणनीति की मांग करती है। क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे कई सारे विषय पढ़ने होते हैं, 20 से 25 विषय पढ़ने होते हैं। ऐसे में हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपको कैसे एक सटीक रणनीति बताएं, या सटीक आपको कंटेंट दें या नोट्स दें, या आपको वो सही रणनीति बताएं जिससे कि आप जिस रास्ते को फॉलो करके, जिस रणनीति को फॉलो करके आप यूपीएससी के मानकों पर खरे उतर पाएँ, और लगभग आप सारे ही प्रश्नों का उत्तर हर एक चरण में बहुत ही सहूलियत के साथ आप आंसर दे पाएँ और आप टॉप लिस्ट में अपनी जगह बना पाएँ। तो हमारी आज की इस क्लास में यही कोशिश होगी कि हम यूपीएससी में इतिहास, जो कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और जहाँ पे हर एक चरण में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, पीटी में, मेंस में, तो इस इतिहास की क्या सटीक रणनीति हो जिसको कि पढ़ करके, या रणनीति को या फिर उस कंटेंट को समझ करके या पढ़ करके आप इस सब्जेक्ट को एकदम यूपीएससी के मानकों पे आप तैयारी कर पाएँ
और साथ ही साथ दोस्तों आप अपने सिलेक्शन और अपनी तैयारी को भी आसान कर पाए, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों टॉपिक का इंटेंट ये है कि हम लोग ये 4 भागों में मैंने बांट रखा है, जैसा आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले पाठ्यक्रम की समझ, प्रश्नों की प्रकृति, अध्ययन सामग्री, अध्ययन या तैयारी योजना या प्लानिंग। उसके बाद दोस्तों प्लानिंग के अंतर्गत कुछ और भी पहलू हैं, जैसे कि प्लानिंग या पढ़ने के दौरान हमें किन किन चीज़ों की सावधानियां बरतनी हैं, प्रत्येक खंड की तैयारी, इतिहास के अलग अलग प्रत्येक खंड की तैयारी करने में हमें क्या मतलब ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों हमें नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है। ये पूरी की पूरी हमारी समग्र तैयारी की रणनीति का एक इंटेंट है दोस्तों, जो हम लोग आगे क्लासेस में डिस्कशन अभी करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जब भी हम किसी विषय की तैयारी करें तो उसे हम सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपनी पढ़ाई की रणनीति बनाएं। ये सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी ने अपना एक सिलेबस जारी किया हुआ है। तो अगर आप दोस्तों सिलेबस के अनुसार तैयारी नहीं करेंगे तो आप पता नहीं कहाँ भटक जाएंगे और आप क्या क्या गलतियाँ कर बैठेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कम से कम सिलेबस के अनुसार तैयारी करें, जिससे कि आप सटीक ढंग से दोस्तों अपनी तैयारी को सही दिशा दे पाएँ दोस्तों। तो पाठ्यक्रम की समझ बहुत ज़रूरी है कि पाठ्यक्रम से दोस्तों तैयारी करनी चाहिए और ये आपको कवर करने की आवश्यकता है, जिससे कि आपको अपेक्षित गहराई का स्तर आपको मिल पाए। अब अगर दोस्तों हम लोग सिलेबस, भाई सभी टीचर यही कहेंगे कि भैया आप यूपीएससी का सिलेबस फॉलो कीजिए और सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी कीजिए। तो दोस्तों अगर हम यूपीएससी के सिलेबस की बात करें, मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ जो यूपीएससी का सिलेबस जो घोषित किया गया है। तो इसमें ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, आप देख पा रहे हैं, और ये इसमें लिखा हुआ है कि भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। ये प्रीलिम्स के सिलेबस की लाइनें हैं। वहीं दोस्तों मेंस के सिलेबस की लाइनें अगर आप देखें तो मेंस के पेपर 1 में जो जीएस के 4 पेपर होते हैं, उसमें पेपर 1 में इतिहास खंड से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हिस्ट्री के आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये 5 कुल टॉपिक इतिहास के हैं। ओके, आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक जो है वो इतिहास से संबंधित है मेंस के सिलेबस में। अब इसमें जो पहला टॉपिक है वो भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे, यानी कि पहला जो है वो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। दूसरा 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर के वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास और महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। तीसरा स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, उनका योगदान। और फिर स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। और अंतिम जो 5वां टॉपिक है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित है, जो उसके कुछ कुछ सब टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं। यानी कि हिस्ट्री में मतलब टोटल आपकी यूपीएससी की तैयारी में पेपर 1 में जो हिस्ट्री के पार्ट्स दिए गए हैं या जो हिस्ट्री का सिलेबस दिया गया है वो पेपर 1 में समझाया गया है। ये 5 टॉपिक आपके सामने हैं। और प्री में दोस्तों लिखा हुआ है कि भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी उलझन बच्चों के सामने ये खड़ी हो जाती है कि यूपीएससी ने सिलेबस तो जारी कर दिया है, लेकिन भारत का इतिहास तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन भारत का इतिहास कौन कौन सा इतिहास और कब से और कब तक का इतिहास, ये इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। यूपीएससी के सिलेबस के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं दोस्तों, खासकर इतिहास में, कि उसे बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अब भारत के इतिहास का मतलब आपको ये समझना है यहाँ पे कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको मेडिवल हिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको मॉडर्न भी पढ़ना है, आपको नेशनल मूवमेंट भी पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मॉडर्न के साथ जोड़ करके पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। एक्चुअली दोस्तों अगर हम प्रीलिम्स परीक्षा के पैटर्न को देखें, 2013 के बाद जो पैटर्न में चेंज लाया गया है, 2022-23 तक जो पेपर हुआ है 11 वर्षों में, तो जो पैटर्न में दोस्तों चेंज लाया गया, जो मतलब जो पेपर में जो पैटर्न में जो चेंज लाया गया है, वो ये देखा जा रहा है कि न केवल दोस्तों प्रीलिम्स के लेवल पे एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न के कल्चर मतलब मॉडर्न के प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं,
बल्कि आर्ट एंड कल्चर के भी प्रश्न जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं। ओके, जबकि दोस्तों आर्ट एंड कल्चर आपके प्री का पार्ट, मेंस का पार्ट है, फिर भी प्री में पूछा जा रहा है। इसलिए हमेशा एक बात आपसे कही जाती है कि आप हमेशा इंटीग्रेटेड अप्रोच पर तैयारी करें, प्री और मेंस की तैयारी कभी अलग अलग ना करें। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच पर जब तैयारी करेंगे आप, तो आपकी मेंस की भी तैयारी होगी और आपकी प्री की भी तैयारी होगी। ओके, अब हम अगर हम मॉडर्न के सिलेबस की बात करें तो इनमें से जो दो ये सेगमेंट हैं ये मॉडर्न से संबंधित है, और ये दोस्तों पोस्ट मॉडर्न से संबंधित है। जो ये तो तीन कहें तो मॉडर्न से, जिसमें से एक एक प्री इंडिपेंडेंस है और दूसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस है। अब प्री इंडिपेंडेंस के अगर सिलेबस को देखें तो लिखा हुआ है कि 18वीं शताब्दी से मध्य से लेकर के वर्तमान तक भारतीय आधुनिक इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय और स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। अब अगर ये सिलेबस एक नए बच्चे को दे दिया जाए, जो बिगनर है, जो तैयारी की शुरुआत कर रहा है, या अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का बच्चा जिसने पहले कभी इतिहास नहीं पढ़ा है, तो उसके सामने सबसे बड़ी उलझन आ जाती है कि इसको क्या समझे, वो इस सिलेबस की लाइनों से उसको क्या समझ में आ रहा है, क्या मैसेज जा रहा है, वो क्या कौन सी पढ़ाई करे दोस्तों। इसके लिए ज़रूरी होता है कि एक टीचर का गाइडेंस, एक एक्सपर्ट का गाइडेंस, जो आपको ये सही दिशा देते हैं कि आपको किसी सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। दोस्तों हम एक्सपर्ट्स आपको इसीलिए रियल सिलेबस देते हैं, ऐसे सिलेबस देते हैं, रियल सिलेबस, जिसको पढ़ करके आप लोग अपने अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का एक रियल सिलेबस आपके सामने रखा है। सारे सिलेबस तो रियल यहाँ पे नहीं दिए हैं मैंने, लेकिन मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग रियल सिलेबस देता हूँ, यानी कि एंशिएंट का अलग, मेडिवल का अलग, मॉडर्न का अलग। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सिलेबस डिसाइड है नहीं, तो इसलिए हम अपने अनुभव के आधार पे और पिछले 15-20 वर्षों के पेपर के पैटर्न के आधार पे हम लोग अपना एक सिलेबस डिज़ाइन करते हैं, और वही आपका रियल सिलेबस है। और ये रियल सिलेबस अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा दोस्तों। ये मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा रियल सिलेबस है, जिसमें टोटल 18 टॉपिक हैं दोस्तों, जिसको पढ़ाने में लगभग 80 घंटे लग जाता है। मतलब 40-45 दिन की क्लास, 2 घंटे क्लास होती है। अगर ये कंप्लीट हम लोग पढ़ लें दोस्तों इस टॉपिक को, तो मॉडर्न हिस्ट्री से चाहे जैसे भी क्वेश्चन आए, अब आपको पता है दोस्तों कि मॉडर्न हिस्ट्री से करीब प्री में, करीब प्रीलिम्स में दोस्तों पहले तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी भी दोस्तों 8 से 9 क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। और मेंस में मॉडर्न हिस्ट्री से करीब दोस्तों 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री हमारा प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमेशा आपको पढ़ने के लिए ये तरीका अपनाना चाहिए कि आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच और प्रिपरेशन करनी चाहिए, यानी कि आप मेंस और प्री दोनों को ध्यान में रख करके तैयारी करें। इसके बाद दोस्तों फिर आप अलग से स्पेसिफिक होकर के, कभी जब आपका प्री का एग्ज़ाम हो या फिर जब मेंस का एग्ज़ाम हो, तब आप फिर स्पेसिफिक हो जाएं। लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे हो तैयारी की, जब आप बिगिनर हो, तो आपको तैयारी हमेशा इस तरह से करनी चाहिए कि आप इंटीग्रेटेड अप्रोच पर प्रिपरेशन करें दोस्तों। अच्छा, अब देखिए क्या है कि रियल सिलेबस आपके सामने है। पढ़ने के लिए आपकी तैयारी में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि प्रश्नों, पाठ्यक्रम की समझ होनी चाहिए। इसके बाद प्रश्नों की प्रकृति को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगला जो महत्वपूर्ण चरण होता है कि सिलेबस की समझ के बाद, अच्छा सिलेबस की समझ बनेगी कैसे, कि आपको जब आपको सिलेबस नहीं पता है, रियल सिलेबस नहीं पता है आपको, तो आपको सिलेबस की समझ कैसे बनेगी, तो वो समझ बनेगी आपको प्रश्नों की प्रकृति से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको पिछले प्रश्न पत्रों का खूब विश्लेषण करना चाहिए। ये आपकी तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि पिछले 10 से 12 वर्षों में प्री और मेंस के जिस प्रकार के भी प्रश्न पूछे गए हैं, आपके पास ऐसा ट्रेंड एनालिसिस ज़रूर होना चाहिए, जहाँ पे न केवल टॉपिक वाइज बल्कि हर एक टॉपिक के चैप्टर वाइज पिछले 12-15 वर्षों के प्रश्न आपके सामने हों। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप प्राचीन भारत पढ़ रहे हो, तो प्राचीन भारत में ज़रूरी है कि आपके पास सिंधु घाटी से लेकर के और गुप्तोत्तर काल तक, यानी कि जो 9 चैप्टर आते हैं, आपके पास एक ऐसा ट्रेंड एनालिसिस होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे ट्रेंड एनालिसिस मौजूद हैं, जहां पे आप प्रश्नों की ट्रेंड को समझ पाएं कि एक पर्टिकुलर इंडस वैली से पिछले 12 वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं।
12 या 15 वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, या वैदिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, या फिर महाजनपद से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो न केवल दोस्तों प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसी प्रकार के आपके पास ट्रेंड एनालिसिस होना चाहिए कि अगर दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन का नरमपंथी चरण है या गरमपंथी चरण है या गांधीवादी चरण है, तो आपके पास एक ऐसा ट्रेंड एनालिसिस हो जिसमें कि स्वतंत्रता आंदोलन के गांधीवादी चरण से अब तक कितने क्वेश्चन पिछले 20 वर्षों में पूछे गए हैं, किस तरह से पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को डेली कम से कम आप 15 से 20 मिनट देखने की आदत डालें। जिस सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करें उसके साथ सबसे पहले आप उस पर खूब अच्छा खासा उसके सिलेबस पे और उसके प्रश्नों के नेचर पे मेहनत करें दोस्तों। ये आपके लिए तैयारी की सबसे दोस्तों जो है अनिवार्य जो है वो हिस्सा है आपकी तैयारी का। ओके, जिस भी सब्जेक्ट की शुरुआत करें पहले आप उसके सिलेबस को और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्री और मेंस के, अगर प्री में पूछा जाता है तो ठीक, और नहीं तो दोस्तों अगर प्री में ही केवल पूछा जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री जनरली केवल प्री में पूछा जाता है, और मॉडर्न हिस्ट्री और कल्चर एक ऐसा टॉपिक है जो मेंस और प्री दोनों में पूछा जाता है। ये अलग बात है कि एंशिएंट और मिडिवल का पढ़ने का फ़ायदा हमें मेंस में भी मिलता है, तो इसलिए क्योंकि आर्ट एंड कल्चर दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, एंशिएंट और मिडिवल के साथ डीपली कनेक्टेड है, तो इसलिए एंशिएंट और मिडिवल पढ़ने का फ़ायदा हमें आर्ट एंड कल्चर में मिलता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि सामान्यतः देखा जाता है कि एंशिएंट एंड मिडिवल के क्वेश्चन जो होते हैं वो प्री में पूछे जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो प्री के टॉपिक हैं उनको आप उनका ट्रेंड एनालिसिस आपके पास हो, और मेंस के भी जो टॉपिक है उनका भी आपके पास ट्रेंड एनालिसिस होना चाहिए, जिससे कि प्रश्नों की प्रकृति को समझ पाए। किसी भी सब्जेक्ट को जब आप उसको चूज करें, जैसे मान लीजिए कि आपने ये सेलेक्ट किया कि आपको अब अगले कुछ दिनों में प्राचीन भारत पढ़ना है, तो प्राचीन भारत के का एक आपके पास रियल सिलेबस हो जो कि प्रश्नों की प्रकृति को समझ करके बनाया गया है, जो प्रश्नों की प्रकृति को समझकर बनाया गया है। ओके, अब अगर आपने प्राचीन भारत की पढ़ने की शुरुआत कर ली, पहले आपने उसका रियल सिलेबस एक डिज़ाइन कर लिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और वो आपने प्रश्नों के नेचर को समझ करके ट्रेंड एनालिसिस से समझ करके आपने एक रियल सिलेबस डिज़ाइन कर लिया कि गुप्त काल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो गुप्त काल ज़्यादा पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर काल से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है तो गुप्तोत्तर काल ज़्यादा पढ़ेंगे, या मौर्योत्तर काल से ज़्यादा पूछा जा रहा है तो मौर्योत्तर काल ज़्यादा पढ़ेंगे। तो उसके हिसाब से दोस्तों अपना एक सिलेबस डिज़ाइन कर लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है। इसके बाद आता है दोस्तों मसला अध्ययन सामग्री का। अब जो बारी आती है वो अध्ययन सामग्री की, कि हमें अध्ययन सामग्री का कौन सी अध्ययन सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों अध्ययन सामग्री की बात करें तो हमारे पास जो कंटेंट होगा वो 2 स्टेज पर दोस्तों हम कंटेंट का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम एक स्टेज पर एक सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने मान लीजिए कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, तो सबसे पहले आप प्राचीन भारत की एनसीईआरटी पढ़ें दोस्तों। प्राचीन भारत की आप एनसीईआरटी पढ़ डालें, और एनसीईआरटी से शुरू करें। विशेष रूप से 11वीं 12वीं कक्षा के लिए प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं और अवधारणाओं की मजबूत नींव और बनाने के लिए उन्हें ध्यान से पढ़ें। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, बहुत ही डीप स्टडी करनी है दोस्तों एनसीईआरटी को। और अगर आपसे हो सके दोस्तों तो क्लास 6 से लेकर के 12th तक की प्राचीन भारत की सारी एनसीईआरटी पढ़ डालें। जैसे क्लास 6 में दोस्तों एक एनसीईआरटी आएगी, फिर क्लास 10th में आएगी, क्लास 12th में आएगी, क्लास 11th में आएगी, तो 3 एनसीईआरटी आपको प्राचीन भारत की मिल जाएगी। तीनों पढ़ डालिए, क्रम से पढ़ डालिए। पढ़ने के दौरान दोस्तों हमेशा जब आप जिस चैप्टर को भी पढ़ रहे हैं, अगर आप सिंधु घाटी पढ़ रहे हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़ने के दौरान पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करते रहें। ये बात ध्यान रखना है कि आपको पिछले वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन मतलब प्रश्न पत्रों के आधार पे ही, यानी कि उन्हीं क्वेश्चन के बेस पर ही आपको कोई भी टॉपिक तैयार करना है एनसीईआरटी से भी। यानी कि ये ध्यान रखें कि जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में ढूंढने की कोशिश करें, चाहे वो प्री के क्वेश्चन हो चाहे वो मेंस के क्वेश्चन। ओके, उनको उन चीज़ों को ढूंढें, उनको अंडरलाइन करें, उनको नोट्स बनाएं, है ना, उनको पढ़ें, मार्क करें, एक बार नहीं कई बार पढ़ें और एक डीप स्टडी करें दोस्तों एनसीईआरटी।
पिछले जो वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनको ही बेस बना करके एनसीईआरटी पढ़ें और उनके चैप्टर वाइज दोस्तों उसी प्रकार से तैयारी करें एनसीईआरटी से। अच्छा, एनसीईआरटी कवर करने के बाद जब आपकी एक बार एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आपको स्टेज 2 में आना है और स्टेज 2 में आपको रेफरेंस बुक पढ़ना है। स्टेज 2 में दोस्तों आपको रेफरेंस बुक पढ़ना है। ओके, स्टेज 2 में दोस्तों रेफरेंस बुक में आपको इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि जो भी एनसीईआरटी की रेफरेंस बुक हो सकती है, सॉरी जो भी दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री की रेफरेंस बुक हो सकती है, आप उसको स्टडी करें। जैसे दोस्तों कि अगर आपने प्राचीन भारत में अगर आपने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ ली, अगर आपने आर एस शर्मा पढ़ लिया, अगर आपने आर एस शर्मा दोस्तों पढ़ लिया प्राचीन भारत में, तो उसके बाद फिर आपको दोस्तों अगर और ज़रा डीप स्टडी करनी है तो आप किसी अच्छे कोचिंग का नोट्स रेफ़र कर सकते हैं। डीप स्टडी रेफरेंस बुक में आप नोट्स रेफ़र कर सकते हैं या फिर कोई और बुक रेफ़र कर सकते हैं जो भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। तो नोट्स मेरे ख्याल से इसमें सफिशिएंट होगा एनसीईआरटी के बाद, ये आपके लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मेडिवल की पढ़ाई अगर आपको इस तरीके से करनी है तो मेडिवल में भी आप यही काम करें, आप वहाँ पे नोट्स रेफ़र करें और सतीश चंद्रा की किताब दोस्तों आप रेफ़र कर सकते हैं क्लास 6 क्लास 7 से लेकर के 12 तक। तो ये काम आप यहाँ पे कर डालें। अच्छा, स्टेज 2 में आपको अलग अलग, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एनसीईआरटी जब आपने एंशिएंट की पढ़ी, फिर जब एंशिएंट की कंप्लीट हो जाए तो फिर दोस्तों मेडिवल शुरू कीजिए, फिर मॉडर्न शुरू कीजिए। मॉडर्न में आप विपिन चंद्रा को पढ़ सकते हैं। ओके, तो उसी तरीके से रेफरेंस बुक में दोस्तों मॉडर्न में आप जो है वो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इंडियाज़ फॉर स्ट्रगल पढ़ सकते हैं जो विपिन चंद्रा की लिखी गई किताब है। तो एनसीईआरटी के बाद जिस एक सब्जेक्ट को शुरू करें उसकी एनसीईआरटी और उसको एनसीईआरटी को पहले फिनिश करने के बाद, स्टेज 1 में एनसीईआरटी को फिनिश करने के बाद फिर स्टेज 2 में आए और उसके बाद फिर उसकी एडवांस बुक को पढ़ें या रेफरेंस बुक को पढ़ें। बुक को पढ़ने के समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, 2-3 बातों का दोस्तों विशेष ध्यान रखें कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का खूब अध्ययन करते रहें। ये देखते रहें कि आप जो पिछले वर्ष का जो ट्रेंड एनालिसिस है प्रश्नों का उसको आप उसके हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उन क्षेत्रों का विश्लेषण करें जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और अपनी तैयारी में उन विषयों को प्राथमिकता दें, यानी कि जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उन प्रश्नों का दोस्तों विश्लेषण करें और उनसे जो है वो उनको अच्छे से प्रिपेयर करते चलें। जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रत्येक खंड में दोस्तों हिस्ट्री के किसी भी इतिहास को, किसी भी सेगमेंट को तैयार करने में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले ज़रूरी है कालक्रमिक ढांचा, कालानुक्रमिक ढांचा यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको पढ़ना ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको मानचित्र आधारित ज्ञान ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे मानते हैं दोस्तों कि अगर आप एंशिएंट पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एंशिएंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप ये जानें कि कालक्रम का अध्ययन ज़रूरी है दोस्तों, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप पढ़ें। यानी कि आईवीसी था तो आईवीसी के बाद फिर वैदिक आया, फिर वैदिक के बाद महाजनपद आया, फिर महाजनपद के बाद दोस्तों जो है वो फिर मौर्यकाल की शुरुआत होती है, फिर मौर्योत्तर काल। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में घटनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से अगर हम मध्यकाल में स्टडी करें तो मध्यकाल में हम देखते हैं तो पूर्व मध्यकाल पहले होता है, प्री मेडुअल एरा जिसे राजपूत एज भी कहते हैं। इसके बाद फिर सल्तनत काल है, फिर मुगल काल है। तो हमें इसका कालक्रम में यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ दोस्तों मैपिंग का भी ज्ञान बहुत ज़रूरी है। मैपिंग का ज्ञान का मतलब ये है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हों तो आपको ये जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि कौन सा स्थल कहाँ पर है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इतिहास की 2 आत्माएं हैं, एक टाइम और एक स्पेस, टाइम एंड स्पेस। क्योंकि दोस्तों इतिहास है, इतिहास का मतलब होता है घटनाएं। तो ये ज़रूरी है ना कि कोई घटना किसी न किसी निश्चित समय में घटेगी, और स्पेस का मतलब है कि कोई घटना कोई ना कोई जगह पे घटेगी, किसी न किसी स्थान पे घटेगी। तो हमें टाइम एंड स्पेस को जानना बहुत ज़रूरी है कि मानचित्र आधारित कोई, यानी कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि कोई घटना कब घट रही है,
यानी कि हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जानना ज़रूरी है। और वहीं दोस्तों स्पेस भी जानना ज़रूरी है कि कोई घटना कहाँ पर घट रही है। तो कहाँ पे घट रही है इसके लिए हमें मैप जानना ज़रूरी है। ऐसे में महत्वपूर्ण स्थलों, साम्राज्यों और व्यापार मार्गों से खुद को परिचित करें। यानी कि जो भी दोस्तों प्राचीन काल में साम्राज्य थे उनकी बाउंड्री क्या थी, या फिर प्रमुख व्यापारिक मार्ग कौन कौन से थे, बंदरगाह कहाँ कौन कौन से थे, तो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिए दोस्तों कि यूपीएससी ज्ञान के साथ साथ आपके विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक कौशल का भी परीक्षण करता है। इसलिए तैयारी करते समय ऐतिहासिक घटनाओं, उनके कारणों, परिणामों और समाज और शासन पर उनके प्रभाव की समग्र समझ विकसित करने का भी प्रयास करें। साथ ही साथ दोस्तों करंट से भी अपडेट रहें, क्योंकि दोस्तों पीटी और मेंस में ज़्यादातर ऐसी घटनाएं जिनके शताब्दी वर्ष हो गए हों या जो किसी वजह से इतिहास में चर्चा में रहे हों और आपके करंट में न्यूज़पेपर में चर्चा में रहे हों, मैगजीन में चर्चा में रहे हों, उन्हें भी ज़रूर से ज़रूर तैयार करें, क्योंकि वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। अधिकतर दोस्तों जो है करंट अफेयर्स के प्रश्न जो है वो पूछने की परंपरा है। यानी कि जो पिछले 1 वर्षों से लगातार न्यूज़ में है, कोई ना कोई इतिहास का कोई व्यक्तित्व, कोई घटना, तो वो उससे संबंधित सारे पहलुओं को समझने की आप कोशिश करें, उसको अपडेट करने की। साथ ही साथ दोस्तों एक अच्छे नोट्स भी बनाएं। पढ़ाई करते समय संक्षिप्त और व्यवस्थित नोट्स बनाएं। मुख्य बिंदु, तिथियों, घटनाओं को हाईलाइट करें, ताकि ताकि दोस्तों एक अच्छा शॉर्ट नोट्स बनाएं आप, चाहे ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम में उसका अच्छे से रिवीजन कर पाएँ दोस्तों। साथ ही साथ अपने ज्ञान को और सुदृढ़ और परीक्षा उपयोगी बनाने के लिए नियमित रूप से करंट से अपडेट करें, यानी कि अपने नोट्स में करंट की बातों को लिखते जाएं दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है आपकी तैयारी का। इसके अलावा रिवीजन दोस्तों, रिवीजन के लिए अलग से समय निर्धारित करें, तो इसके लिए एक पर्याप्त रणनीति बनाएं। दोस्तों रिवीजन जो आपका नोट्स है, जो आपने नोट्स बनाया है किताबों से पढ़ करके या करंट से अपडेट करके, उसको लगातार रिवाइज करें। मल्टीपल टाइम रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 3 से 4 बार, 5 बार रिवीजन करें। रिवीजन की अपनी एक सटीक स्ट्रैटेजी बनाएं, इस तरह से कि कोई भी टॉपिक कम से कम 4 बार आपका रिवीजन हो जाए। ओके, रिवीजन करने के दौरान थॉट प्रोसेसिंग भी बहुत ज़रूरी है, कि आप सोचें, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना डेप्थ में आपका ज्ञान आपका बढ़ता जाएगा, आपका नॉलेज का स्तर बढ़ता जाएगा। और अल्टीमेटली फिर मॉक टेस्ट जो आपकी तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन सब के साथ ही दोस्तों जिस टॉपिक की भी आपने तैयारी कर ली है, जिस चैप्टर की तैयारी कर ली है, उस पर रेगुलर आप मॉक टेस्ट करें। देखते रहें दोस्तों कि आप उस पर कितने ज़्यादा प्रश्न कर पा रहे हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं, जो बेहतरीन टॉपिक वाइज जो प्रश्न बन सकते हैं, उन पर आंसर राइटिंग करें और उसके एमसीक्यूज करते रहें। इससे दोस्तों आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग इतने ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको काफ़ी समझ में आया होगा, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं जल्दी ही दोस्तों फिर एक नए सेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया। अलविदा। टेक